नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूं उड़ीसा, साल 2014। आज की कहानी जो मुझे भेजे हैं उनका नाम है प्रशांत। कहानी देने के लिए प्रशांत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देर न करके इस कहानी के आगे की जानकारी को प्राप्त करते हैं कि आखिर प्रशांत जी के साथ में क्या घटा था, क्या हुआ था उनके साथ में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। मेरा परिवार जो था ना, गरीबी में जी रहा था। मैं तो कुछ ज्यादा ही परेशान था। मेरी शादी की उम्र अब निकलती जा रही थी, जहां तक मैं सोचता हूं कि निकल ही चुकी थी। 28 साल मेरी उम्र हो चुकी थी, लेकिन गरीबी की वजह से मेरा परिवार जो था तितिर बितिर हो चुका था। जिसको जहां लगता था कि हाँ, हम कहीं और जाएं, कुछ और काम करें। अब एक तरह से जो हमारा संयुक्त परिवार था ना, बिखर सा गया था। अब मेरे माँ बाप तो थे नहीं, मेरे चाचा चाची थे, और वो भी लोग अब किसी काम के ढूंढने के चक्कर में अब कहीं बाहर शहर चले गए थे। बचा मैं, और मैं अब 28 साल का हो चुका था। मेरे पास में मेरे पिता का छोड़ी हुई कुछ खेती बाड़ी थी, और उसी को मैं करता था। और जो खेती बाड़ी का काम नहीं होता था, जब फसल का काम नहीं होता था, तो मैं एक 3 व्हीलर माल ढोने वाला चलाया करता था। ये घटना जब मेरे साथ में घटी थी ना, तो मैं उस रात को अपना 3 व्हीलर ही लेकर शहर से और अपने गांव की तरफ आ रहा था। वैसे तो मेरा जो खेत था, खेत के अंदर भी मेरे पिता ने 2 कमरों का कच्चा घर बना दिया था, और उसी में हम लोग रहते थे। अब तो उसमें मेरे वाला कोई था ही नहीं। मैं इस सिलसिले में जो गया था ना, रात के टाइम में लौट रहा था खेतों के लिए कुछ अब जरूरत की चीज़ें लेने के लिए, और उसी चीज़ में लाने में मुझे देर हो चुकी थी। जब मैं अपने खेत के बहुत नज़दीक हो चुका था, अब वहाँ से मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट का रास्ता बचा हुआ था। रात के करीब 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था, जहां तक मुझे याद है। अंधेरी रात थी, और मौसम भी कुछ अलग सा मूड बनाए हुए था। आसमान में बादल जमे हुए थे। हालांकि कभी बारिश हो जाए ये पता नहीं था, लेकिन अभी तक कोई बारिश का एक बूंद भी गिरा नहीं था। मैं अपना और जो ऑटो रिक्शा था माल ढोने वाला, उसमें खेतों का सामान भरा हुआ था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहीं था, थोड़ा बहुत था। पीछे जो डाला होता है, अब थोड़ा सा भरा हुआ था, बाकी डाला सब खाली था। मैं अपने अब 20 मिनट 25 मिनट का रास्ता बचा हुआ था। मैं मौसम को देखते हुए मैं घर अपने खेतों में पहुंच जाना चाहता था कि कहीं अचानक तेज बारिश आ गई तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तभी मुझे रोड पर 2 लोग दिखाई दिए। एक तो 10-12 साल की लड़की थी, बच्ची थी फ्रॉक पहने हुए, और दूसरी एक लेडीज थी जिसकी उम्र कोई खास ज़्यादा नहीं थी। मेरी ही उम्र के आसपास की होगी, 25 से लेकर के 28-30 साल के आसपास में। लड़की जो थी ना, वो मुझे इशारा कर रही थी कि मतलब हमें लेट दे दो, रोको, शायद उनको कहीं आगे जाना होगा। अब रात के टाइम में पूरा रोड एकदम सुनसान हुआ पड़ा था। और जब मैं उन दोनों को देखा ना, वो बच्ची थी और वो एक महिला, मेरे मन में दया भाव था। अब मैं अपना ऑटो रिक्शा रोक चुका था। लड़की और जो भी उसके साथ में था, या तो माँ थी या आंटी होगी, जो भी है मुझे तो पता नहीं था, वो हमारे पास में आ गए। कहने लगे, देखिए हम मुसीबत में फंसे हुए हैं और हमें आगे जाना है, आप भी तो आगे जा रहे हो। मैंने बोला, हाँ मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। मेरा गांव अब थोड़ी दूर में आने वाला है, 20-25 मिनट का सफ़र है। तब वो कहने लगे, हाँ हाँ मुझे भी वहीं आसपास में जाना है, तब वहाँ तक तो आप मुझे छोड़ ही सकते हो, हम दोनों को। अब दया भाव में तो था ही कि लोग परेशानी में हैं, रात का टाइम है। अब वो जो औरत थी, जवानी थी, 25 से 28 साल की उम्र कोई ज़्यादा खास थोड़ी होता है। अब पता नहीं वो उस लड़की की माँ थी या आंटी थी या मौसी थी, ये तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था।
लेकिन उस टाइम अब मैं एक तरह से अब दया भाव दिखा करके और उनको आसरा दे दिया कि आप पीछे वाले डाला में जाकर आराम से बैठ जाओ और जहाँ कहोगी आप मुझे आवाज़ दे देना, मैं अपना ऑटो रिक्शा रोक दूंगा। अब फिर मैं चल पड़ा था। मैं करीब 15 मिनट तक सफ़र कर लिया था। अचानक जो मौसम था ना, अपना रंग दिखाने लगा था। तेज तेज हवाएं चलने लगी, जैसे आंधी आ चुकी हो, तूफान आ गया हो। हल्का बूंदाबांदी पड़ने लगा था। अचानक हवा जो थी ना, वो काफी तेज हो चुकी थी। मजबूरन मुझे रोड पर अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ही धूल मिट्टी उड़ रही थी रोड पर कि सब कुछ एकदम अंधेरा जैसा हो चुका था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे अपना ऑटो रिक्शा रोकना पड़ा। ऐसा कुछ चलता रहा करीब 5-7 मिनट तक। और इसके बाद जब आंधी तूफान शांत हुई, अब धूल मिट्टी वहाँ थी जो हटने लगी, छटने लगी। और तब सबसे पहले मैंने अब पीछे महिलाओं को देखा जो बैठी हुई थी, पता नहीं किस परेशानी में है बेचारी। वो आंधी के कारण धूल मिट्टी से ढक गई होगी। लेकिन जब पीछे में देखा ना, तो मेरे होश उड़ चुके थे। पीछे कोई था ही नहीं। ना तो 10-12 साल की लड़की थी फ्रॉक वाली, ना वो महिला थी। मैं समझ नहीं पाया कि जब तक तूफान नहीं आया था, जब तक मैं ऑटो रिक्शा चला रहा था, जब तक रुका था, और तब तक तो उनको देखा था कि वो लोग सही सुरक्षित थे और पीछे हमारे डाले के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन इसके बाद आंधी तूफान आ गया, सब कुछ धूल मिट्टी में ढक गया। और फिर जब वो धूल मिट्टी छटी तो सब कुछ अब एकदम वो लोग गायब थे। कहाँ गए कुछ पता ही नहीं है। मैं उन लोगों को आवाज़ भी दिया कि कहीं लोग ऑटो रिक्शा से उतर गए होंगे, इधर उधर बैठे होंगे, लेकिन वो लोग मिले ही नहीं। मैं बहुत देर तक उनको तलाश करता रहा। जब वो लोग नहीं मिले ना, तब मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर के चल पड़ा था। मैं अपने खेत वाले घर पर आ चुका था माल उतार करके। अब फिर मेरे पास में कोई काम, अब तो रात ज़्यादा हो चुकी थी। अब मैं भी अपना बिस्तर पर सो गया था। इसके बाद जो अपने फसल के लिए सामान ले आया था, बीज वगैरह, खाद वगैरह, मैं अपने खेत में मेहनत करने लगा। 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल चुका था। अब फिर मुझे खेत के काम से ही, अपने ही काम से शहर जाना पड़ा, और वही ऑटो रिक्शा लेकर के, माल ढोने वाला, क्योंकि वही मैं चलाता था, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती थी। अब जब खेती का काम नहीं होता था तो पैसा इसी से हम कमाते थे। अब मैं शहर से लौट रहा था और टाइम लगभग वही था जब मैं उस पहली बार उस बच्ची से, 12 साल की बच्ची जो थी, उससे मिला था। और उसके साथ में एक महिला से, यंग महिला से, जो 25-30 साल की अंदर की थी, दोनों लोग से मिला था। और सेम उसी जगह पर मैं पहुंचा ना, तो दोनों लोग रोड पर खड़े हुए नजर आ चुके। मैं एक नज़र में देख करके पहचान चुका था कि अरे ये तो उस रात वाले लोग हैं। वो लड़की भी वही है, सेम फ्रॉक, सेम कपड़ा वही पहन रखी है, और वो महिला भी वही है। आज ये कहाँ जाएंगी आज? टाइम भी लगभग वही था, स्थान भी वही, कुछ भी बदला नहीं था। जब मैंने देखा ना, तो मेरी तो जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। मैं तो पहले पूछना चाहता था कि आप उस रात चुपचाप कैसे निकल गए? क्या आंधी में निकल गए थे? आपको जाना था तो बता के जाती। मेरे मन में कई सवाल थे। उस रात में सही ढंग से सो नहीं पाया था कि न जाने वो लोग कहाँ चले गए, उनके साथ में क्या हुआ। और जब उनको सही सलामत देखा ना, तो मेरे मन में थोड़ी तसल्ली भी हुई थी कि चलो ये लोग सही सलामत हैं। हाँ, मैं अपना ऑटो रिक्शा रोक दिया था। दोनों लोग अब मेरे पास में आ चुके थे। तब मैंने पूछ ही लिया कि आप लोग तो उस रात मुझसे मिले थे ना, लिफ्ट लिए थे ना, और अचानक जब आंधी आई तब आप लोग गायब हो चुके थे, कहाँ चले गए थे? अब दोनों के पास में अब कोई जवाब नहीं था। एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आप कुछ सोच रहे होंगे, कुछ बताना चाहते हुए, लेकिन मैं इस झंझट में नहीं पड़ा। मैंने बोला कि अब कहाँ जाना है? तब वो लड़की बोली कि हमें उसी जगह पर छोड़ दीजिएगा, वहाँ से हम लोग का घर बिल्कुल पास में है। अब चलिए, रात का टाइम है, महिला है, बच्ची है। अब फिर मैं अपने डाला के अंदर बिठा चुका था। अब फिर मैं चल पड़ा। अब जहाँ उन्होंने बोला था
मैं उस जगह पर एक तरह से अपना ऑटो रोक करके उनको उतार दिया था। अब वहां से थोड़ी ही दूरी पर मेरा खेत आने वाला था। वो मेन रोड छोड़ करके कच्चा रास्ता अब हमारे लिए था। अब मैं उस साइड में मुड़ जाना था। वो लोग रोड पर एक तरह से काफी देर तक खड़े रहे। अगर उनका पास में घर था तो अपने घर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने घर की तरफ नहीं गए। रोड पर अभी तक मुझे दिखाई दे रहे थे। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि रात के टाइम ये लोग रोड का सफर क्यों कर रहे हैं। अब उनके पास में कोई सामान वगैरह कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थे दोनों के दोनों, वो लड़की भी और वो महिला भी। इसके बाद मैं अपने खेत वाले घर पर आ चुका था, लेकिन मैं सारी रात उन्हीं के बारे में सोचता रहा कि आखिर ये कौन लोग हैं। पास के घर में अगर चले गए होते तो मुझे नजर नहीं आती, लेकिन मैं काफी देर तक उनको सड़क के किनारे खड़ा देखता रहा और शायद वो मेरी तरफ ही अब घूम करके देख रहे थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खैर वो रात भी अब जैसे तैसे कट गई थी। आज सुबह अपना मैं अब खेत के काम में लगा हुआ था। एक दिन का ही काम था खाद वगैरह डालने का, अब वो काम खत्म हो चुका था। अब मैं अपने काम में जुट चुका था, माल ढोने के लिए। शहर से मैं अब जहाँ जहाँ का माल मिले वहाँ छोड़ना था। अब मैं 3 दिन 4 दिन तो ऐसे ही बीत गया था, और ना तो वो लड़की दिखाई पड़ी थी और ना वो महिला उसके साथ वाली। जब मैं रात को माल छोड़ करके आ रहा था तब रात का 11 बज रहा था। अब मैं बिल्कुल कच्चे रोड से अपना खेत के अंदर पहुंच चुका था। अपना ऑटो रिक्शा खड़ा कर दिया था और तब मैंने देखा कि मेरे घर के सामने में वो लड़की भी बैठी हुई है जमीन के ऊपर में, और वो जो महिला है वो भी वहीं पर बैठी हुई है। जब दोनों को देखा ना तो मेरा माथा ठनक गया। ये लोग कौन है भाई, और यहां पर क्या कर रहे हैं, ये मेरे घर पर क्यों आए हैं। अब एक तरह से मैं ऑटो रिक्शा से उतर करके और सीधा उन्हीं की तरफ चला, और तब वो लोग भी उठ के खड़े हो गए। मैं उनके पास पहुंच गया कि आप लोग कौन है जी, और ये हमारे घर के पास में अब इतना रात को आप क्या कर रहे हैं। आप लोग को तो मैं 2 बार अपना ऑटो रिक्शा छोड़ चुका हूं, क्या आप लोगों का अपना घर बार नहीं है। इस तरह आप लोग क्यों भटक रहे हैं, कौन हो आप लोग, अब पूरी कुछ बात बताओ आप लोग। लेकिन वो लोग बिल्कुल खामोश थे। मुझे लगा कि शायद ये परिवार से ठुकरा दिए गए हैं। ये लड़की भी शायद इसकी मम्मी होगी या मौसी होगी, आंटी जो भी है। अब ये कहानी मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। तब मैंने बोला कि अब रात ज़्यादा हो चुकी है, इनको घर में बुला लेने चाहिए मनौता के नाते। और वही मैंने किया कि आप लोग बाहर मत बैठो और अंदर आ जाओ, कमरे के अंदर आप आकर बैठो, आराम से कुछ खाओ पियो, इसके बाद अपनी बात बताना। अब फिर मैं अपने काम में लग चुका था। जब मैं फारिग हुआ तो वो लोग कमरे के अंदर बैठे हुए थे। अब लालटेन जल रही थी, रोशनी हो रही थी। अब मैं भी फुर्सत में था। उनको कुछ नाश्ता पानी देने के बाद मैं भी फुर्सत में आकर के अब बैठ चुका था। उनके बारे में जानने का मैं कोशिश कर रहा था। तब उन लोगों ने बताया कि देखिए, लड़की बता रही थी कि ये मेरी माँ है। मेरे जो पिता है ना, दारूबाज थे। हम मेरी माँ को तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे, हमेशा दारू पी के नशे में माँ को मारते थे। एक तरह से दुखी होकर के हम लोग अब अपने पिता का घर छोड़ चुके हैं। मेरी माँ ने अपने पति से एक तरह से संबंध तोड़ लिया है, लेकिन हम लोग जाएं कहाँ यही समझ में नहीं आ रहा है। जब उनकी दुख भरी कहानी सुना ना तो मैं तो पिघल चुका था कि कैसे कैसे इंसान होते हैं जो अपने पत्नी को, अपने बच्चे को भी देखभाल नहीं कर सकते दारू के चक्कर में। और मैं बहुत एक तरह से गम में था उनकी गम सुन करके। आखिरकार मैं उनको दिलासा दिलाया, कोई बात नहीं है, आप लोग अपना ही घर समझो, जब तक आपका कोई ऐसा घर ना मिल जाए और जब तक आप लोग का कुछ ठिकाना ना हो जाए तब तक हमारे घर पर आप रह सकते हो। अब जो भी टूटा फूटा घर है अब इसी में आप लोगों का गुजारा करना पड़ेगा, देख लो आप। तब वो लोग मान गए थे कि जी सही बात है, हम इसी घर पर रह लेंगे। अब एक तरह से हमारे घर का मेहमान बन चुके थे। वो 10-12 साल की बच्ची भी
और वो औरत भी, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के अंदर ही होगी। लेकिन देखने से उसका बॉडी फिगर जो था ना, कहीं से भी नहीं लगता था कि ये 12 साल की बच्ची की माँ है। मैं कई बार उसको अब देखा कि ना, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन बच्ची कहती थी कि ना, ये मेरी माँ ही है, और वो भी बताती थी कि हाँ, ये मेरी बेटी है। तब मुझे यकीन करना पड़ा था। इसके बाद मैं उनका खाना पीने का, हर चीज़ का अब एक तरह से प्रबंध कर दिया था। मैं तो अपने काम पर निकल जाता। मेरे घर में ऐसे कोई कीमती चीज़ तो होता नहीं था, गरीब परिवार से था मैं। अब घर में जो बर्तन भाड़ा, यही सब सामान होता था, उनके हवाले मैं करके अपना ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाता था। और वो लोग अपना घर में रहते, बनाते खाते। अब मैं जब शाम को आता तो मेरे लिए भी कुछ खाना अब मिल जाता था। बस यही फायदा मेरे साथ में हो रहा था। और इस तरह करते करते महीना दिन गुजर गया था। और उन लोगों के लिए मैं जब भी आता ना, बच्ची के लिए भी कुछ मिठाई, अब वो जो औरत थी उसके लिए भी कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ कपड़े लत्ते, अब हल्के फुल्के नाम का मैं इतना ही कर सकता था, दोनों के लिए मैं ला देता था। अब एक तरह से हमारे घर के मेहमान थे। अब कब तक रहेंगे कभी कुछ मालूम नहीं था। अब एक तरह से उस बच्ची से थोड़ा दोस्ती हो गई थी, बातचीत भी उससे होती थी। जब मैं अपने बिस्तर पर जाता था सोने, अब उनके लिए तो अलग ही घर था, अब मेरे लिए अलग। तब बच्ची मेरे पास में अब कुछ देर के लिए खेलने के लिए आ जाती थी। मैं उससे पूछता था कि बेटा खाना खाया? तब कहती कि हाँ, मम्मी ने खाना बनाया था, हम लोग खा लिए हैं। आप तो खा लिए ना? मैंने बोला हाँ, अभी तो खाया, तुम्हारे सामने तो खाया। इस तरह से बच्ची से दोस्ती हो गई थी। अचानक बस जो बच्ची थी ना, अब खेलते खेलते अब बिल्कुल मासूम सी बन गई। अब बिल्कुल शांत बन गई थी, शांत हो चुकी थी। तब मैंने पूछा उससे कि बेटा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अब वो कहने लगी कि अंकल, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो आप मानोगे? मैंने कहा कि बेटा अगर मानने वाली बात होगी तो जरूर मानेंगे, बताओ बात क्या है? तब वो बेटी कहने लगी, 12 साल वाली, कि अंकल आप मेरी मम्मी से शादी कर लो। मम्मी भी आपको चाहती है, अब मैं भी देखती हूं कि आप भी मम्मी को चाहते होंगे, तो क्या बोलते हो? मेरा दिल तो धक से हो गया था। अब तो गरीबी के कारण मेरा शादी ब्याह हो नहीं पा रहा था। ये सुंदर सी औरत, लेकिन मैं बेटी के बात पर विश्वास नहीं कर लिया। मैं कहा कि देखो बेटा, ये बात तुम्हारी मम्मी को बोलना चाहिए था। ये सब बातें छोटे बच्चे नहीं करते बेटा, अभी तुम इस लफड़े में मत पड़ो। देखो अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, जब पैसा हो जाएगा अब मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा। एक तरह से मैं उस लड़की को बहला फुसला रहा था कि उसका दिमाग उस तरह से पलट जाए। लेकिन वो जिद पकड़ लिया था कि अंकल आपने मेरी माँ के साथ शादी कर लो ना। देखो माँ भी आपको चाहती है, और शायद आप भी आप चाहते होंगे, तो बात करो ना, आप मेरे साथ चलो, मम्मी से बात करो। वाकई में उस लड़की ने अब मुझे अब उस औरत के पास में ले जाने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं उसके कहने के अब बात पर गया, आगे आगे वो फिर अपनी मम्मी से चिल्ला के बोली कि माँ अंकल आ गए हैं, अब तुम बात करो ना, वो भी आ चुके हैं, आपस में दोनों मिल के बात करो, अब मैं बाहर जा रही हूँ। बड़ा ही लड़की समझदार थी। अब हम दोनों उस कमरे में अब खड़े थे, वो भी बिस्तर से उठ चुकी थी। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मेरा दिल तो तेजी से धड़क रहा था, शायद उसके दिल में ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। अब एक तरह से ना मैं ही बोल पा रहा था, ना वो ही बोल पा रही थी। आखिरकार कुछ मिनट बीते, तब मैं ही बोल पड़ा कि देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, वो जो बच्ची आपकी है ना, अब ऐसा ऐसा बात बोली है कि आप मेरे से शादी करना चाहती है। अगर वो गलत बोल रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वो जो औरत थी अब बोली, हाँ मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी कहानी तो सुनी चुके हैं, अब मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, तो मैं अब कहाँ जाऊंगी? अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो आप मुझे अब इसी घर में रहने दीजिए, मेरे साथ शादी कर लीजिए। लेकिन मैं बोला कि देखिए, रहने के लिए आपका पूरा मकान है, जहां आप रहें, जहां रह रही हैं, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है।
लेकिन आप देखिए, आप एक बच्ची के माँ हैं। आप मेरे मेरे जो खानदान में है ना, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते, है ना। किसी बच्ची वाली के साथ ऐसे परिवार से हम शादी नहीं कर सकते। हमें अपने परिवार से पूछना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप इस घर में रहना चाहें, आप मेरी पत्नी बन के रह सकती हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपको भी एतराज़ नहीं है तो आप बिल्कुल मेरी पत्नी बन सकती हैं। लेकिन हम शादी नहीं कर पाएंगे, ना तो हम मंदिर में करेंगे ना कोर्ट में करेंगे। अगर ये बात आपको मंजूर है तो आप बिल्कुल स्वागत है इस घर में मेरी पत्नी के रूप में। वो छठ से मान गई थी, कोई ना नुकुर नहीं। कहने लगे हाँ, अब एक साथ रहना ही तो साथी कहते हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रह लेंगे। अब एक तरह से वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। अब मैं उसके साथ कमरे में रहता था। जो बिटिया थी दूसरे कमरे में सोती थी, कभी कभी हमारे पास भी सो जाती थी। हमारा परिवार बन चुका था। अब मैं तो गरीब था ही। अब ड्राइवरी करता था, ऑटो रिक्शा चलाता था। 2 पैसा आ जाता था तो घर में बल्ले बल्ले हो जाती थी, और नहीं आता था तो हम उदास रह जाते थे। ऐसे ही हमारा चलता था। लेकिन खाने पीने के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं होती थी। मैं सब कुछ घर में रखता था कि अब घर में मैं अकेला तो नहीं हूँ। अब हमारे बच्ची भी है और वो औरत भी है, तो इस सब चीज़ों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भी समझ रही थी कि मैं कोई धन्ना सेठ तो नहीं हूँ। अचानक एक रात वो मुझसे कहने लगी कि देखो, एक बात बोलूँ, आप नाराज़ तो नहीं होगे। मैं कहने लगा कि नहीं, नाराज़ तो नहीं होऊंगा। और तब अपने छोटे से बटुए से एक जो पुराना सिक्का चलता था पहले, जिसमें सुराख हुआ करता था तांबे का, 1 पैसे, वो एक सिक्का मुझे निकाल के दिया कि अपने पास रख लो, इसको आप लक्की सिक्का समझ लेना। और देखना, इस सिक्के से आपको बरकत होगी और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं मजाक में उस सिक्के को अब अपने पर्स में रख लिया था। यानी चलो, हो सकता है कि ये सिक्का मेरे लिए भाग्यशाली हो। अब वाकई में उसके बाद मेरा जो ड्राइवरी का काम था, मुझे माल ढोता था, चक्कर काफ़ी मिलने लगे थे। अब इतना कि मैं रोज़ ज़्यादा कमाने लगा था। शायद उस सिक्के की वजह से, या फिर कुछ और कहा नहीं जा सकता। महीना 2 महीना मैं सही पैसा कमा लिया था। एक रात फिर वो कहने लगी कि एक खुशखबरी आपको सुनानी थी। मैंने कुछ और बात समझ लिया था कि क्या मतलब जी, खुशखबरी? मैं चौंक ही गया था। तब कहने लगे अरे घबराइए मत, वैसी बात नहीं है। मैंने बोला खुशखबरी तो हमारे यहाँ इसी बात को बोलते हैं। और तब वो कहने लगे नहीं नहीं, ये खुशखबरी ये है कि एक मेरे दूर के रिश्तेदार कुछ पैसा मेरे नाम पर रख के गए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि वो पैसा मैं जाके ले आऊँ और आपके अब दे दूँ, ताकि अपना काम को आप आगे बढ़ा सको, खेत बाड़ी में पैसा लगाओ, और ये चलाती है दूसरे का भाड़े पर लेकर के ऑटो रिक्शा, अब अपने लिए खरीद सको। इतना पैसा तो हमको मिल ही जाएगा। मैं भी बड़ा खुश था कि चलो, जब तुम्हारे रिश्तेदार ने इतना पैसा दे रखा है तो जाके ले आओ भाई। उसके बाद वो माँ बेटी 2 दिन के लिए अब चली गई थी। मैं भी उनको बस में बिठा के आया था रात के टाइम में, और लोग बस में बैठ करके निकल चुके थे। जहाँ जाना था वहीं के बस पर। मैं भी निश्चित था, मैं अपने काम में अब व्यस्त था। रात को आया, रात को भी नहीं लौटी थी, दूसरी रात भी नहीं लौटी थी। 2 रात के बाद जब मैं तीसरे रात को अब घर पहुंचा अपना काम खत्म करके, तब मेरे घर के अंदर रोशनी थी। जो लड़की थी अब इधर उधर खेल रही थी, दौड़ रही थी। रात का करीब अब 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। जब मैं घर में गया ना, तो मैं देख करके वाकई हैरान था। जो मेरी पत्नी थी ना, अब एक थैला में वो बहुत सारा नोट दिखाया कि ये मैं अपने रिश्तेदार से ले आई हूँ। वाकई में मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास में इतना पैसा आ जाएगा। मैं तो समझा कि कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत पैसा होगा, आ जाएगा। मुझे ये पक्का अनुमान नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी कह रही थी कि इतना पैसा है कि आप अपना खुद का गाड़ी खरीद सकते हो।
दूसरे गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई उन पैसों को देख कर आश्चर्य में पड़ा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर जो मेरी पत्नी बोली थी, अब मैं वही सब देख रहा था। रात भर हम लोग खुशी के मारे अब एक तरह से जागते रह गए थे। तरह तरह के सपने देख रहे थे कि इतने सारे पैसे से हम क्या क्या करेंगे। पहले अपना जो टूटा फूटा घर है इसको नया बनाएंगे, और हाँ, ऑटो रिक्शा नहीं लेंगे, हम ट्रैक्टर लेंगे। ट्रैक्टर जिसमें ट्रॉली भी हो, माल भी ढो सकते हैं और खेतों का काम भी कर सकते हैं। उन दिनों हमारे आसपास में बहुत सारा काम था ट्रैक्टर का। अब मैं समझ गया था कि ट्रैक्टर लेना ही अब एक तरह से सही है, और वही हुआ। मैं उन पैसों से अपना घर का काम कराया और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली भी लिया। मेरा काम अब एक तरह से बढ़ता जा रहा था। पैसे की बरसात हो रही थी, बाहर भी कमा रहा था पैसा। घर परिवार मेरा सुखी संपन्न हो चुका था। अब धीरे धीरे जो मेरे परिवार थे ना, वो भी अब हमसे संपर्क करने लगे कि मेरे पास पैसा आ चुका है। लेकिन कोई जानता नहीं था कि मैं अपने घर में एक औरत को रखा हूँ, एक बच्ची भी है। दोनों हमारे घर में रहते थे। मैं उनको बोलता था कि अगर कोई रिश्तेदार आए ना तो तुम्हें सामने नहीं आना है, इसलिए कि कोई देख ना पाए। इस तरह ही हमारा अब काम चल रहा था। हाँ, मैं दिन में तो निकल जाता था और रात को मैं लौटता था। अब इसके बीच में दिन में वो लोग क्या करते थे नहीं करते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब एक दोपहरी को मैं जब अपने घर पर लौटा ना, घर खुला हुआ था, ताला बंद नहीं था। लेकिन पूरा घर में कोई था ही नहीं, ना तो मेरी पत्नी थी और ना वो बच्ची थी। कहाँ चले गए थे घर छोड़ करके पता ही नहीं चला। मैं बड़ा परेशान हुआ कि घर में पैसे कौड़ी हैं, सब कुछ है, ये लोग इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं। मैं पूरा आसपास के खेतों में देखा जहाँ होने का अनुमान था, लेकिन वो लोग मिल नहीं पाए। आखिरकार मैं अब जा ही नहीं सका। जब शाम हो चुका ना, जब धुंधलका आ चुकी थी, और तब लोग खेतों की साइड से आते हुए दिखाई दिए। मैं बहुत नाराज था। जब मैं उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे, और तब लोग कह रहे थे किसी काम से गए थे हम दोनों को दोनों। मैं डांटा कि घर खुला छोड़ के कोई जाता है, घर में बहुत सारे कीमती सामान है, अब चोर चकारी का डर है। तब वो लोग एक तरह से कहने लगे ना, हमारे घर में कोई चोरी कर ही नहीं सकता है, हम लोग रहें या ना रहें हमारा घर सुरक्षित है, आपके अलावा हमारे घर के अंदर कोई झांक ही नहीं पाएगा। एक तरह से मैं उनकी बात से आश्चर्य में पड़ गया था। ऐसा क्या है इस घर में तुम लोग करके गए हो? क्या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? ऐसा कुछ चीज़ लगा हुआ है? लेकिन वो लोग एक तरह से हमें समझाने में सफल हो चुके थे कि आप बेफिक्र रहिए, हम आसपास में थे, हम अपने घर पर निगाह लगाए हुए थे, हमने आपको देख लिया था, हम किसी काम में व्यस्त थे, आ नहीं पाए। बात आई गई हो गई थी। एक महीने के बाद फिर मेरी औरत कहती है कि एक और रिश्तेदार है, वो हमें पैसा दे रहा है। अब मैं भी आश्चर्य में था कि कौन सा इसका रिश्तेदार बन चुका है। अगर रिश्तेदार होता तो क्यों ना उसके घर में जाती। मैं भी एक तरह से सवाल पूछने लगा कि ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जब तुम्हारे आड़े वक्त में काम नहीं आया, अब काम में आ रहा है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से? तब वो कोई ना कोई बहाना बनाने लगी कि वो रिश्तेदार जो थे अब गुजर चुके थे, लेकिन अपना सारा जमा पूंजी एक रिश्तेदार को दे दिए हैं और वो हमें पहुंचाएगा। ऐसा ही बात हुआ है। मैं अब उसके बात पर विश्वास कर लिया था। एक बार तो पैसा ला चुकी थी और दूसरी बार भी बहुत सारा पैसा लेकर आई थी। मैं और खुश था कि चलो अपना परिवार बिल्कुल सही है, सब कुछ अब भगवान के दुआ से सब कुछ संपन्न हो चुका है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब वाकई में मैं एक बार और दिन में आया था किसी काम से, कोई कागज पत्र निकालना था, भरी दोपहरी में। जब मैं अपने घर में पहुंचा ना, तो इस बार तो घर में ताला बंद था। अब एक चाबी मेरे पास भी रहती थी, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि लोग कहाँ चले गए बिना बताए हुए और दोपहर के टाइम में। अब मैं अपने घर में अब ताला चाबी खोल करके अंदर जो भी सामान था ले लिया। अब मैं वो काम करके जब मैं लौट आया घंटे डेढ़ घंटे में,
और तब तक उस घर में कोई था ही नहीं, ना तो मेरी पत्नी थी और ना वो लड़की थी। मैं बड़ा परेशान रहा उन लोगों के खेतों के एरिया में जहाँ जहाँ उनका होने का अनुमान था। अब मैं ढूंढ लिया था, लेकिन वो लोग नज़र ही नहीं आए। आखिरकार जब शाम ढली ना, जब धुंधलका हुआ, अंधेरा होने लगा, और तब लोग उसी रास्ते से नजर आए आते हुए। मेरा उस दिन मन एकदम खट्टा हो चुका था कि मेरे पीठ के पीछे तुम लोग अब कहाँ निकल जाते हो, दिन में इस घर में रहती नहीं क्या? मैं तरह तरह से सवाल कर रहा था, और वो औरत थी ना, परेशान लग रही थी। हाँ, कह रही थी कि नहीं नहीं, हम कहीं जाते नहीं, अपने खेतों के साइड में चले गए थे। अब बिटिया जंगल अब जाने की जिद कर रही थी, तो इसको थोड़ा सा जंगल नदी तक लेके गई थी और कहीं नहीं गई थी। उस दिन भी बात आई गई हो गई। अब जो मेरे रिश्तेदार थे ना, मेरे पास पैसा आ चुका था। अब इस रिश्तेदार जो मेरे चाह रहे थे ना कि मेरी शादी हो जाए, अब उनकी नज़र में तो अभी तक मैं कुंवारा ही था, क्योंकि मेरा कोई भी रिश्तेदार हमारी उस औरत को देख नहीं पाया था, ना बच्ची को देख पाया था। और आखिरकार उन्होंने एक रिश्ता मुझे बताया। अब बोला कि चल के लड़की के देख लो, अगर लड़की तुम्हें पसंद आती है तो चट मंगनी पट शादी कर देंगे। मैं भी लालच में आ चुका था। लड़की जब मैं जाकर देखा ना, तो मैं देखता रह गया था। बहुत खूबसूरत लड़की थी। आखिरकार मुझे हाँ बोलना ही पड़ा। अब इसमें ज़्यादा अब टाइम लगाने वाले नहीं थे लोग। जिनकी लड़की थी वो चाहते थे कि फटाफट शादी हो जाए, लेकिन अभी कुछ दिन का मोहलत था और कुछ तैयारी भी करनी थी। अब मुझे अब अपने घर में लौटना भी था। अब मैं सोच रहा था कि ये सब बातें अब अपनी पत्नी को कैसे बताऊं। अब मन ही मन में अपना प्लान देख रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं सोचा कि अब इससे मेरी कोई परमानेंट शादी तो नहीं हुई है। अब एक तरह से अब रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब मैं शादी कर लूं तब इसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर ये भी चाहे तो अब अपना कहीं भी अपना रिलेशन कर सकती है। अब हम शादी के बंधन तो बंधे नहीं हैं। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। आखिरकार अब कुछ शादी के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। अब मैंने तो अपना पत्नी को कुछ बताया ना बच्ची को बताया कि मेरे साथ अब शादी हो रही है, ऐसा रिश्ता पक्का हो चुका था। मैं दिल ही दिल में अब एक तरह से सोच रहा था कि मैं नहीं बताऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। अब 3 दिन मात्र रह गया था। रात को मैं शहर से अब एक तरह से माल लेकर के ट्रैक्टर के ट्रॉली पर आज लेके आ रहा था। आज सेम उसी जगह पर एक खूबसूरत लड़की अब मुझे रोक रही थी, लिफ्ट मांग रही थी। रोकिए रोकिए, मुझे आगे चलना है, अपने ट्रैक्टर पर मुझे बिठा लेंगे। अब इतनी खूबसूरत लड़की देख करके मैं तो हैरान रह गया था। बिल्कुल अकेले, ना तो कोई सामान, ना थैला, ना कुछ भी। कपड़ों से इत्र की खुशबू बहुत सुंदर आ रही थी, महक आ रही थी। इतनी सुंदर लड़की थी जो मैं जिसे रिश्ता करने जा रहा था उससे भी कई गुना खूबसूरत लड़की थी। मैं तो देखता ही रह गया था। आखिरकार मैं उस लड़की को अपने ट्रैक्टर पर बिठाया और फिर हम बात करते चले गए। जिस स्थान पर उसने बोला कि आप रोक दीजिए, मेरा घर आ चुका है। मैं उसकी बातों में आकर के एक अनजानी जगह पर आ चुका था। जब मैं एक तरह से कहूँ कि होश में आया ना, तो मैं अपने घर के इलाके से काफ़ी दूर आगे चला आया था। अब उससे बात करते हुए में समय का पता ही नहीं चला, ना जगह का पता चला। जब मैं आसपास देखा तो नई जगह थी मेरे लिए। वो लड़की पास के घर में अब मुझे कहने लगी, चलिए ना थोड़ी देर बैठते हैं, चाय पानी आपको कराते हैं। मैं कहा कि देखिए रात हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है, अब मुझे अपने घर पर जाना चाहिए। तब लड़की शायद मेरे ऊपर में कोई जादू, अब कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, उसने मेरे ऊपर में कर दिया। अब मैं उसके बस में हो चुका था। वो अपने घर में ले गई। जो पत्नी एक पति के साथ में करती है, और वो मेरे साथ में उस रात में हुआ। अब फिर वो कहने लगी कि अब तुम मुझे भूलोगे नहीं ना, ये मेरा घर है और हर रात को तुम यहाँ पर आओगे। अब मैं उस लड़की के प्यार जाल में फंस चुका था। मैं सुबह के टाइम में अब उस घर से निकला। अब मैं अपने घर पहुंचा, लेकिन वो जो मेरी पत्नी थी, जिस रिलेशनशिप मेरा चल रहा था,
पत्नी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कोई पूछताछ भी नहीं किया कि रात भर तुम कहाँ रहे। ना तो बच्ची ने पूछा और ना मैं जवाब देना उचित समझा। लेकिन मुझे लग रहा था कि जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा था ना, मैं तो अब धोखा खा जाता। ये लड़की तो उससे काफ़ी बेटर है, बहुत ही सुंदर है। अब मुझे तो लग रहा कि ना, उससे रिश्ता मुझे तोड़ देना चाहिए जिससे अब शादी का बातचीत हुई थी और समय बड़ा नज़दीक था। आखिरकार मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा। रिश्तेदार मुझे देख करके हैरान हो गए, कैसे आना हुआ, अभी तो शादी में टाइम है। मैंने बोला कि देखिए ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। अब रिश्तेदार मेरे हैरान थे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। एक वक्त था कि मैं शादी के लिए तरस रहा था, गरीबी में जी रहा था, कोई भी रिश्ता मेरे पास में नहीं आ रहा था, और आया भी खूबसूरत लड़की का रिश्ता तो मैं उसको तोड़ रहा हूँ। रिश्तेदार मुझे कोस रहे थे, डांट रहे थे कि तुम प्रशांत बहुत गलत कर रहे हो, ये रिश्ता निकल गया ना तो दोबारा जुटेगा नहीं, तुम सोच विचार कर लो, तुम जाओ अपने घर पर आराम करो, सोचो विचारो, और तब तुम आना और तब बताना। वाकई मैं उनकी बात को मान लिया था, लेकिन दिल में अंदर ऐसी आवाज़ उठ रही थी कि ना, इस लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। जो नई लड़की मिली है ना, मैं उसी के साथ रिश्ते में रहूँगा और उससे कहूँगा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अब जो मेरे घर में जो औरत रह रही थी उससे भी मेरा दिल उचट चुका था। अब नई लड़की मिल चुकी थी, अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब मैं अपने काम से फुर्सत होकर के अब सीधा अब उसके घर पहुंच जाता था, रात भर उसके साथ रहता था और सुबह मैं अब निकलता था। और वो लड़की ने भी जो बोली थी कि देखो अब ये जो रिश्ता है हमारा जन्म जन्म का है। आखिरकार मैं मान चुका था कि जिस लड़की को मैं तलाश कर रहा था ना, ये लड़की वही है। और जिससे मेरे जो रिश्तेदार शादी करा रहे थे वो लड़की मेरे शायद पसंद अब नहीं आ रही थी। इसके आगे, अब इसके रूप के आगे वो बहुत फीकी पड़ रही थी। मन ही मन सोच लिया था कि ना, शादी तो मैं उससे करूँगा नहीं, शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। मैं अपने घर पर अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, ना जाने क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज जो मेरी पत्नी थी ना दिन के टाइम में, अब वो एक तरह से मैं कभी देखा भी नहीं था कि कहाँ जाती है। वो साथ में बच्ची भी गायब हो जाती थी, बच्ची को लेकर भी निकल जाती थी। अब मैं एक तरह से अपने काम से तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने घर पर अब आ चुका था। घर पर देखा तो घर पे कोई था ही नहीं, ना तो पत्नी थी ना बच्ची थी। मैं बड़ा परेशान हुआ, कुछ देर तक घर में आराम जरूर किया, और तब मुझे लगा कि ना, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जाकर दिखवाना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इतना तबीयत खराब हो चुका था। और तब मैं ट्रैक्टर लेकर चल पड़ा था। जब मैं रास्ते में जा रहा था ना, और तब एक जानकार ट्रैक्टर वाला जो मेरा मित्र था और उसी के कहने पर मैंने ट्रैक्टर खरीदा था, वो मुझे देख करके बोला, ये आवाज़ लगाया, प्रशांत रुको रुको। मैं रुक गया था अपने दोस्त को देख करके, और वो मेरे पास में आया। वो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर था और वो थोड़ा तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी था। अब थोड़ा बहुत अब एक तरह से झाड़ फूक भी कर लेता था। जब मेरे पास में आया ना, अपने ट्रैक्टर से उतर करके हालचाल पूछने के लिए, जैसे ही मेरे नज़दीक आया, वो अपनी नाक जैसे सूंघ रहा हो, नाक से कुछ सूंघ रहा हो, मेरे कपड़े को सूंघ रहा हो। अब उसका हाव भाव देख करके मैं खुद परेशान हो गया कि ये मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है। अब उसकी मेरी जो उसकी नज़रिया थी ना, बिल्कुल बदल चुकी थी। कहने लगा, प्रशांत जरा ट्रैक्टर से नीचे उतरो, अब रोड पर खड़ा हो जाओ, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का था, जो मेरे साथ में कर रहा था मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा मित्र मेरे साथ में क्या कर रहा है, क्या देखना चाहता है, या क्या सूंघ रहा था मेरे कपड़ों से, क्या ऐसी कोई बदबू आ रही थी जिसकी वजह से ये अब ऐसा एक तरह से बिहेव कर रहा है। मैंने बोला कि भाई अब क्या देखना चाहते हो। तब मेरे दोस्त कहा कि प्रशांत शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल स्थिर खड़ा हो, जो मुझे देखना है मैं देखूंगा ही। आखिरकार मेरा शर्ट अब उठा दिया था, प्रशांत जरा शर्ट अपना ऊपर तक करो। मैंने कर लिया था, और वो मेरे पीठ पर
जा कर के कुछ ढूंढने लगा, देखने लगा। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पे चल रही थी। अब फिर बोला, प्रशांत अब अपना शर्ट नीचे कर लो। मैंने अपना शर्ट नीचे कर लिया। अब मैं बड़ा बेचैन था उसके इस रवैये से। ये करना क्या चाहता है, क्या देख रहा है मेरे शरीर पर। जब वो मेरे सामने में आया, आमना सामना अब सामने में था, नज़र नज़र से मिल रही थी। मैं देख रहा था उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। चेहरा एकदम अब एक तरह से उदास हुआ पड़ा था। चेहरे पर रौनक जो मैं थोड़ी देर पहले देखा था, वो रौनक गायब हो चुकी थी। वो शांत था, मेरी तरफ बार बार घूर के कह रहा। अचानक बोला, ये सब कब से चल रहा है, कब से चल रहा है प्रशांत ये सब। मैं एकदम हैरान था कि क्या पूछ रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। किस बारे में पूछ रहा है, अब कोई जानकारी हो तभी तो मैं बता पाऊं। मैं कहने लगा, मेरे दोस्त क्या पूछना चाहते हो कि कब से चल रहा है, क्या चल रहा है कब से। अब वो मेरे और नज़दीक आ गया। अब मेरे सर पर हाथ रख के कहने लगा कि तुम सही सही बताओ, ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, सही सही बताओ। मैंने बोला, भैया कौन से सिलसिले की बात कर रहे हो। तब वो कहा, उस लड़की से, उस औरत से कब से मिल रहे हो। मैं अब हैरान था। मैंने तो किसी को नहीं बताया कि मैं अपने घर में एक औरत को रखा है, एक बच्ची को रखा है। ये कैसे जानता है। मैं कहने लगा, भाई आप सच सच बताओ, क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो। जब तक कुछ बताओगे नहीं तब मैं क्या बताऊं। अब वो मेरा दोस्त कह रहा था कि देख प्रशांत, अगर जीना चाहते हो तो मेरी बातों का सच सच जवाब देना, नहीं तो तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम मारे जाओगे प्रशांत। अगर तुम मेरे सवालों के सही से जवाब दोगे तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। अब तुम सच बता दो कि तुम्हारे घर के अंदर में चल क्या रहा है, किन किन लोगों से तुम अब रिश्ता रख रहे हो। कि मैं सब कुछ देख चुका हूं, मैं तो सब कुछ जान चुका हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं ये सब क्या हो रहा है, कैसे इन चक्रों में पड़ गए। अब मुझे लगा कि अब छिपाना ठीक नहीं है, अब तो मौत का, जिंदगी का मामला था। अब मैं बेहद डर चुका था अपने दोस्त की बात सुन करके। अब मेरा दोस्त ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ में मजाक करे। अब मैं एक एक बात उसे बिना छिपाए हुए बताने लगा कि देख भाई, उस रात की घटना बताया जब वो 12 साल की बच्ची और वो औरत 25 साल वाली जब मुझे मिली थी, कब मैं उसको घर में रखा और उसके बाद क्या क्या हुआ, सब कुछ डिटेल से बताने लगा। और इसके बाद मैं शादी का रिश्ता वाला भी बात बताया कि मेरी शादी हो रही थी, मैं मना कर रहा हूँ। अब फिर एक सुंदर लड़की उसी स्थान पर मुझे मिली जहाँ पर वो लड़की मिली थी। और उसके बाद मेरा दिल उस पर आ गया। हाँ, मैं उसके घर में रात में जाके रहता हूँ और सुबह में निकल आता हूँ। अब जो मेरा दोस्त था ना, कहने लगा, प्रशांत अब तुम घर नहीं जाओगे, ना उस लड़की के पास जाओगे, सीधा मेरे साथ में चलो। अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें बचाने की, अगर तुम सहयोग करोगे तब। वाकई में वो पल इतना डरावना था कि मैं बता नहीं सकता। मेरे पैरों की तला एक तरह से जमीन खिसक चुकी थी, पूरा शरीर अब एक तरह से डर के मारे अब कांप रहा था कि मैंने ये सब क्या कर दिया। ये सब मेरा दोस्त कैसे जान गया, आइए मैं कैसे मरने वाला हूँ, क्या मेरे साथ में होगा। अब दोस्त कह रहा था कि अब देखो, सोचने समझने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जितना जल्द हो सके मेरे साथ में चलो। और इसके बाद मैंने वही किया। मैं अपने दोस्त के ट्रैक्टर के पीछे पीछे अपने ट्रैक्टर लगा करके जिधर मेरा दोस्त चल रहा था तो हम चल पड़े थे। चलते चलते अब एक घर के पास अब वो रुका। अब बोला, प्रशांत अब आ जाओ। जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो एक महात्मा जैसे ही थे, लेकिन ऐसा कोई रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने थे, ना लाल रंग के ना काले रंग के, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल थे, देखने में 60-65 साल के थे। और वो जो मेरा दोस्त था, उनके कान में जा कर के सारी बात बताया। मैं जब दूर खड़ा था और तब वो महात्मा जैसे देखने वाले लोग अब एक तरह से मुझे मेरे पास में बुलाया और वही सवाल पूछने लगे, कब से हुआ, क्या क्या हुआ। अब मैं
जैसे अपने दोस्त को बताया था और सब कुछ महात्मा जी को बताने लगा। अब मेरा दोस्त भी कह रहा था कि जो बात मेरे को बताया है, अगर और भी कुछ जानकारी है तो उसको छिपाना मत, जितना याद कर सको आप गुरु जी को बता दो, ये हमारे गुरु जी हैं। हाँ, तब मुझे पता चला कि मेरे दोस्त का ये गुरु जी है, इन्हीं का ये भक्त है। इन्हीं से कुछ अपतंत्र का विद्या सीखा था, जिससे वो सब कुछ पकड़ पाया था। गुरु जी भी वही बात कहने लगे कि प्रशांत बेटे, तू सही समय पर अब हमारे पास में आया। ये तरह जो दोस्त है ना, सही समय पर सही चीज़ का पहचान कर लिया। अब वाकई में बस आज की रात तुम्हारे पास में थी। अगर आज की रात उस लड़की के घर चले जाती और तुम फिर जिंदा उस घर से लौटती नहीं। और तुम सुन लो, जो तुम्हारे घर में औरत रह रही है, जो बच्ची है, वो कोई जिंदा इंसान नहीं है, वो सभी की सभी आत्माएं हैं। और वो आत्माएं एक तरह से बुरी भी हैं। और जो नई लड़की से तुम मिले हो, जिस घर में अब ठिकाना बना रखे हो, रात जाके गुजारते हो, वो लड़की तुमसे बहुत प्रेम करती है, देखने में फिल्मी हीरोइन की तरह लगती है ना। मैंने बोला हाँ बाबा। और वो सब एक ही लोग हैं। वो जो औरत तुम अपने घर में रखे हो, जिसकी उम्र 25-30 साल बताते हो, ये जो लड़की है अब एक तरह से कजन सिस्टर है। ये लोग सब एक्सीडेंट में मरे हुए हैं, उसी जगह पर जहां वो लोग नजर आते थे। पहली वाली तुम्हारे घर में जो लड़की है ना, औरत है ना, उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम शादी करने वाले हो, और तुमने उसको कुछ नहीं बताया। अब उसके अंदर में जलन पैदा हो गई थी कि मेरे रहते हुए, सब कुछ करते हुए, इतना पैसा दिया, सब कुछ दिया, और तब भी तुम उस लड़की से शादी करने लगे। उसके अंदर जलन हो चुकी थी। वो समझ गई कि अब मेरे ये हस्बैंड है एक तरह से मेरे काबू में नहीं है। और तब अपनी बहन को बुलाया। वो बहन ने तुम्हारे ऊपर में जाल फैलाया, और उसके जाल में तुम फंस चुके थे। आज की रात वो तुम्हें मार देते और तुम्हारी आत्मा को निकाल करके और फिर अपने साथ ले जाते। तुम उन्हीं के साथ में आत्मा बन करके और उन्हीं के पीछे पीछे घूमते रहते, जो चाहती और तुम करने पर मजबूर होते। उनका मकसद यही था। लेकिन शुक्र है कि सब जानकारी अब हम लोगों को मिल चुकी है, अब चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने बहुत कुछ किया, तंत्र मंत्र किया और ताबीज़ भी दिया, गले में पहनाया, हाथ में पहनाया। और तब कहने लगे अब डरने की आवश्यकता नहीं है, जब तक ताबीज़ है तुम्हारे बाँह पर बना हुआ है, गले में है, और हम तंत्र मंत्र भी कर चुके हैं, तुम्हारे शरीर को पाक साफ भी कर दिए। अब वो आत्माएं तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी, लेकिन बचना तुम्हारा काम है ना। अकेले में, अंधेरे में दूर मत जाना। नहीं हो सकता है कि वो और कोई आ जाए, वो ना आकर के कोई किसी और को भेज दे, खतरा तो रहेगा ना। तुम्हें संभल कर रखना है, संभल कर रहना है। जो तुम शादी का रिश्ता तय किए हो ना, तुम जितना जल्दी हो सकता है वो शादी कर लो, और उस लड़की को अपने घर में ले जाकर बिठाओ। जब वो लड़की तुम्हारे घर में चली जाएगी ना, तो जो आत्माएं अब वो तुम्हारा अब एक तरह से पीछा करना छोड़ देंगी। अब उनको पता लग जाएगा कि अब तो शादीशुदा हो चुका है, अब हमारे जाल में कभी फंसने वाला नहीं है। वास्तव में मैंने ऐसा ही किया था। मैं अपने रिश्तेदारों से जाके माफ़ी मांगा था कि देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं किसी के बहकावे में आ गया था, और रिश्तेदार भी हमें माफ़ कर दिए थे। कहने लगे कोई बात नहीं, इसलिए तो हम टाइम दिए थे कि जाओ घर पर सोचो और तब आना। आखिरकार उसी लड़की से मेरी शादी हो गई और आज मेरे बच्चे भी हैं। हाँ, अब इसके बाद में वो पहले वाला इंसान नहीं था, गरीब नहीं था। अब मैं सही पैसा कमाता था, घर परिवार मेरा सब कुछ है, और सब कुछ मज़े में चल रहा है। किसी चीज़ का मुझे अब चिंता नहीं है, और ना ही वो आत्माएं मेरे को अब आती है, ना सताती है, ना मुझे दिखाई देती है। लेकिन वो ताबीज़ आज भी मेरे गले में है और मेरे बाजू पर बंधा हुआ है। अब बाबा का कहना था, गुरुजी का, कि जब तक ताबीज़ रहेगा तुम पर कोई आत्माएं अब बिल्कुल सता नहीं सकती, ना तुम्हारे नज़दीक आ सकती है। लेकिन अपनी सेफ्टी अब हमेशा रखा करो, रात को अकेले सफ़र करने से बचते रहो। अब वैसे ही मैं करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रशांत जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है,
तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।